वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी। आज मैं आपको 11th क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही सारे जो चैप्टर हैं वो मैं करवाऊंगी बायोलॉजी के, और मुझे टाइम लगेगा जैसे जैसे मैं केमिस्ट्री भी उठाती रहूँगी, केमिस्ट्री, बायो और 9th और 10th की साइंस भी करवाऊँगी। अभी मैं आज आपको द लिविंग वर्ड्स से स्टार्ट करेंगे हम आप और बताएंगे कि क्या क्या है लिविंग वर्ड्स में। लिविंग वर्ड चैप्टर है बायो का फर्स्ट चैप्टर इन एनसीईआरटी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑफ कोर्स शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसी में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पुट होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपके कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, कोई नीट का एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो सारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एनसीईआरटी की बुक से। तो आप जितना हो सके तो एनसीईआरटी की बुक को पढ़िएगा, चाहे फ्री टाइम है या फिर आपको कोई और काम चल रहा है तो भी आप वीडियो देख सकते हो, उससे आपको बहुत ही ईजी होगा पढ़ने में। और मैं आपको चलो स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड्स में क्या बोलता है कि हमारी जो अर्थ है ये बहुत बड़ी रेंज है, इसमें मतलब इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा इतनी हैबिटेट्स हैं, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है, ओशियन है, फ्रेश वाटर लेक्स है, डेजर्ट्स है और हॉट स्प्रिंग्स है, वेरी मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं हमारी अर्थ पे। लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको ब्यूटीफुल बनाती हैं। एक चीज़ देखा जाए तो हमारी अर्थ है, सबको मिलाकर देखा जाए तो एक ऐसी साइकिल है पूरा का पूरा जो बहुत ही दिखने में ब्यूटीफुल लगता है। मतलब बर्ड्स भी हो जाते हैं। द इकोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन अमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, मतलब यही कहना चाहता है कि जो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, लाइफ का प्रोसेस है, पूरे उसमें चलता रहता है, लाइफ चलती है पूरी अर्थ में। ऐसे ही हमारी जो लाइफ है अर्थ पर रेगुलर कंटिन्यूटी चलती है। हमें देखते हैं आगे वो डाइवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स। इफ़ यू लुक अराउंड वी विल सी वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें ये देखिए, इसमें बोला गया है कि बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के देखे जाए गए हैं हमने। पॉटेड प्लांट, ये देखिए पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, पेट्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सब के सब वैरायटी में आ जाते हैं। कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ है हमारी अर्थ पे, जो अलग अलग सारी के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, नॉन लिविंग भी हैं, जो इतना ब्यूटीफुल बना रही हैं हमारी अर्थ को। ये इंक्लूड होता है कि लिविंग डाइवर्सिटी क्या क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग वैरायटी होना, बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट होना हमारी अर्थ के ऊपर। चलिए मैं आपको नेक्स्ट कराती हूँ। देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सी विदाउट आवर नेक्ड आइज, मतलब ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस जो हम अपनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं उनको, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, वो भी हमारे आसपास रहते हैं। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीजेज। तो ऐसे जब हम करते हैं इनको तो देखते हैं कि जो वैराइटीज़ है, ऑब्जर्वेशन सब बढ़ता ही जाता है, इंक्रीज होता है इतना ज़्यादा कि हम उसको ऐसा नहीं है कि क्लासीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी हैं कि आप जितना देखोगे उतना ही बढ़ेगा। ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, अगर आप किसी फॉरेस्ट में चले जाते हो, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर, आप बहुत ज़्यादा नंबर में, और ये देखते हैं कि देखो ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट, बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर्स में हमने उसमें देखेंगे कि कितने सारे इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं। फॉरेस्ट में तो सभी चीज़ें मिल जाएंगी आपको अगर आप जाओगे तो। इस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट है, एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज, सब की सब अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करेंगी। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर वी नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन, कितनी स्पीसीज़ हैं हमारी, हम जिसको हमने डिस्क्राइब किया हुआ 1.7 to 1.8 मिलियन। दीज रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी, इसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होना हमारी अर्थ पे, इसको जितने भी ऑर्गेनिज्म सबको मिलाकर हम उनको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। वी शुड रिमेंबर दैट
as the we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। तो अगर हम किसी भी एरिया में जाते हैं, कहीं भी अगर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, तो हमें हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा। कॉन्टीन्यूसली बिंग आइडेंटिफाई, कुछ नया देखेंगे, कुछ आइडेंटिफाई हुआ, हर बार कुछ नया देखने को मिलता रहेगा। अभी हम देखते हैं आगे कि क्या बोलता है ये। 1 सेकेंड, सॉरी। यस, हम पढ़ते हैं। देखो नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ये रहा नोमेनक्लेचर। क्या होता है कि हमने देखा कि जो बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हर जगह पर अलग अलग नाम दिया जाता है। हम जब भी किसी जगह नई जगह पे जाते हैं, किसी प्लेस पे जाते हैं, तो अगर उसकी लोकल लैंग्वेज में उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए क्या दिया गया, एक नोमेनक्लेचर लिया गया। उसमें हमने हर स्पीसीज़ का नाम फिक्स कर दिया गया कि यहाँ पर इस स्पीसीज़ का नाम ये है, तो इसको यही बोला जाएगा, साइंटिफिक नेम ये होगा। और उसको अगर कोई लोकल लैंग्वेज में बोला जाएगा तो साइंटिफिक नेम से उसको पहचाना जा सकता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका साइंटिफिक नेम ये होगा। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी की पूरी जो हमारी वर्ल्ड में है उसका सेम नेम रहेगा। नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम सेम रहेगा। इसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को कहते हैं नोमन। ये साइंटिस्टों ने हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया कि हर जगह पे जाते तो हर ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए नोमेनक्लेचर का यूज़ किया गया है। तो ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर देखिए, और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, और वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स द नेम इज अटैच्ड टू इट। दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन। उसके आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, उसको अच्छे से उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करने के लिए उसको नोमेनक्लेचर इसीलिए दिया गया ताकि हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम अच्छे से लिया जाए और उसको उसका साइंटिफिक नेम से ही बुलाया जाए, ताकि जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ना आए, हर ऑर्गेनिज्म को पहचानने में आसानी हो जाए, आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो जाए। आगे देखते हैं कि क्या बता रहा है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ द साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। तो हर एक उन्होंने क्या दिया कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो पहचाना गया था, आइडेंटिफाई है कि ये ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम दिया गया नोमेनक्लेचर में। तो जो प्लांट्स के लिए नाम दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। और जो एनिमल्स के लिए दिया जाता है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। ये 2 कैटेगरीज रखी गई, एक में एनिमल्स का और एक में बोटेनिकल यानी कि प्लांट्स के लिए यूज़ किया गया है। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली 1 नेम। इसमें देखा गया साइंटिफिक नेम होगा, हर ऑर्गेनिज्म को 1 नेम दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल्स द पीपल, मतलब इससे क्या होगा, पहचान करने में आसानी हो गई है कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म का नाम ये है, चाहे कहीं चले जाओ साइंटिफिक नेम ये है तो ये यही रहेगा, चाहे वो लोकल लैंग्वेज में उसको कुछ भी कहा जाएगा लेकिन साइंटिफिक नेम सेम ही रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे हम देखते हैं कि क्या बताया जा गया है। बायोलॉजिकल फॉलो, देखिए बायोलॉजिकल फॉलो स्पेसिफिक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने क्या किया है कि एक यूनिवर्सल मतलब पूरी वर्ल्ड में साइंटिफिक नेम्स को एक्सेप्ट किया गया। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, हर एक नेम के 2 कंपोनेंट होंगे, जेनरिक और स्पेसिफिक। मतलब स्पेसिफिक एपिथेट, एक तो जेनरिक और एक स्पेसिफिक। इसमें क्या होगा, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम्स विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल, जिसमें 2 कंपोनेंट डाले गए, जेनरिक और स्पेसिफिक। इसको क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय द कार्लस लिनियस। किसने दिया ये बताएंगे आप, किसने दिया, कार्लस लिनियस ने। समझ में आया आपको? ये जो प्रोसेस है जेनरिक नेम देना, स्पेसिफिक एपिथेट देना, ये 2 एक ही नेम में 2 कंपोनेंट डाले गए, इसको बोलेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये किसने दिया, कार्लस लीनियस ने। इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, कार्लस लीनियस। ओके, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब ने इसका यूज़ किया।
This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango. अब हम आगे मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पर ओके हमें एग्जाम्पल दिया गया है इसमें मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका क्या है, स्पीसीज का नाम है, और मैंजीफेरा जेनरिक नाम है। तो इसमें क्या मैंगो का भी दो उसमें कंपोनेंट डाले गए, एक तो मैंजीफेरा और एक इंडिका, एक स्पीसीज है और एक जेनरिक नेम है, ये बायोनोमियल नेम हो गया। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट जीनस और इंडिका रिप्रेजेंट स्पीसीज। ये देखिए इसमें आगे भी लाइन में आपको दिखाया गया है, इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं कि इसमें क्या है और क्या नहीं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे लिखा जाएगा। जब भी आप लिखोगे तो लैटिन वर्ड्स में और रिटन इन इटैलिक्स लिखोगे। नेम जनरली लैटिन वर्ड्स में रिटन इन इटैलिक्स, लैटिनाइज आउटराउड और लैटिन। ओरिजिन कहाँ है, ये ओरिजिन दिखाता है कि ये लैटिन है, जो ये यहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ था लैटिनाइज्ड और ड्राइड फ्रॉम लैटिन। मतलब जो भी इनका ओरिजिन हुआ, कहाँ कैसे हुआ, लैटिन से। तो इसका ओरिजिन दिखाने के लिए नेम आर जनरली इन लैटिन और रिटन इन इटैलिक्स, रिटन किया जाएगा, लिखा जाएगा इटैलिक्स फॉर्म में। ओके, इसका लिखा जाता है कि ये हाँ लैटिन से ही इसको मतलब बना है। ये ओरिजिन का मतलब होता है ग्रो होना, मतलब इस चीज़ का बनना कहाँ से बनी है ये चीज़, लैटिन से। द फर्स्ट वर्ड इन द, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट वर्ड इन द ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। वाइल देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट करेगा जीनस, सेकंड स्पीसीज। मतलब बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। मतलब जब भी आप जैसे लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा, 1 सेकेंड आई विल टेल यू। देखो अगर मैं यहाँ पे मैंजीफेरा, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, और इंडिका यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये सेपरेटली अंडरलाइन, ये भी सेपरेटली अंडरलाइन होगा। इसको अंडरलाइन क्यों किया जाएगा, अगर आप लिख रहे हो इटैलिक्स फॉर्म में तो अंडरलाइन किया जाएगा हर एक स्पीसीज को भी और उसके जीनस को भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। अब ये एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नेम क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं 11th की बुक से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये देखियो, अगर फर्स्ट लेटर मैंजीफेरा है वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, विद द स्पेसिफिक कैपिटल स्टार्ट्स विद ए स्मॉल लेटर। और जब सेकंड मैंजीफेरा लिख रही हूँ मैं, और ये है इंडिका, क्या हुआ इंडिका, ये स्मॉल लेटर से, और इनको अंडरलाइन तो आपको करना ही है, ये ध्यान रखना, मैंजीफेरा इंडिका, ये देखो लिखा भी हुआ है, ये रहा मैंजीफेरा इंडिका। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये पहला लेटर आएगा जो जीनस का वो आएगा कैपिटल, और जब स्पीसीज का नाम आएगा स्मॉल, और अंडरलाइन ज़रूर करना है। अभी आगे आपको मैं करवा रही हूँ कि इसमें अब क्या क्या बताया जाएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक। अगर आपने नाम लिखा है किसी भी प्लांट का, किसी भी स्पीसीज का, उसके बाद उसके साइंटिस्ट का नाम कि उसने किसने उसका नाम दिया गया है, तो उसका नाम लिखते हैं इसे। देखो मैंजीफेरा इंडिका लिन, मतलब किसने डिस्कवर किया, लीनियस ने, इसलिए इसका नाम लिखा गया इसके बाद में लिन को। इसको ये मतलब दिखाता है कि हाँ लीनियस ने इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए हम इसका नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। यस, अभी देखो, सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ, ये भी सही बात है कि हाँ हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नेसेसरी टू, मतलब अब क्या किया, इस मुश्किल को आसान करना पड़ेगा। तो कैसे आसान करेंगे, उसकी क्लासीफाई करेंगे, उसको क्लासीफिकेशन डालेंगे उसमें, कि उसको हर एक ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ डाला गया है, इसको यहाँ, और हमें भी बहुत आसानी मिलेगी। ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं क्लासीफिकेशन। क्लासीफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी। मतलब क्या बोला है कि ऐसी कैटेगरी में हर एक
ऑर्गेनिजम्स को उसकी ग्रुप में डाला, एक ग्रुप बनाकर हर ऑर्गेनिजम्स को उनके अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ये सब उनके कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर होंगे, उनकी मॉर्फोलॉजिकल्स के। आगे आप बहुत ज़्यादा डीप पढ़ोगे तब पता चलेगा कैसे डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को। फॉर एग्जाम्पल वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स। इनके अगर हम देखा जाए ना तो हमें आराम से पता चल जाता है कि ये तो एनिमल्स हैं, ये मैमल्स हैं, ये कुछ और हैं। उनके करैक्टर्स आप देखकर भी बता सकते हो कई बार कि हाँ इसमें ये करैक्टर्स आ रहे हैं तो ये इस कैटेगरी में डाल दी तो अच्छा है, ये इस कैटेगरी में डाल दी तो ये अच्छा है। तो आगे हम जब पढ़ेंगे ना सभी की कैटेगरीज पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या आएगा। नाउ वी आर मूव टू द टैक्सा। टैक्सा के बारे में पढ़ते हैं हम। जब भी हमें देखो डॉग्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एटसेट्रा कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस। जैसे मैमल्स है, इनकी जब भी हम स्टडी करते हैं ना तो एक टर्म यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक टर्म होता है, वो है टैक्सा। जब भी इनकी स्टडी करना होगा डॉग्स की, कैट्स की, मैमल्स की, राइस की, प्लांट्स की, एनिमल्स की और बहुत सब की, तो एक कन्वीनियंट कैटेगरी में डाल देते हैं और स्टडी करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स की। तो साइंटिफिक टर्म क्या यूज़ की गई इनके लिए? टैक्सा। आगे हम इसको और भी ज़्यादा पढ़ेंगे तब आपको मैं बताती हूँ कि क्या है। हेयर यू हैव रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। आपने देखा, देखो ये रहा, ये बताता है कि टैक्सा हर कैटेगरी को डिफरेंट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। हर टैक्सा अलग होगा। वीट इज़ आल्सो ए टैक्सा, वीट खुद एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, कैट्स, देखो ये रहा, यस dogs are all taxa but you know that a dog is a mammals and mammals are animals। हमने देखा सब अलग अलग टैक्सा में चले जाते हैं। डॉग है, मैमल है, मैमल्स को एक पूरी कैटेगरी में रखा जाता है। ह्यूमन बींग्स, कैट्स, डॉग्स, काऊ, सबको एक मैमल्स में डाला जाता है। ये अलग अलग कैटेगरी दी गई है, आपको आगे पढ़ने में आएगा, सारी कैटेगरीज पढ़नी है कि कौन सा किसको किस में डाला गया है। नाउ वी आर मूव टू द टेक्सोनोमी। कैरेक्टर्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। हर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो ये प्रोसेस है क्लासिफिकेशन की, इसको क्या कहते हैं? टैक्सोनोमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनोमी। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द, ये देखिए ये सब होगा किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये सब चीज़ें डिफरेंट डिपेंड होती हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स along with the structure of cell development, process of the ecological formation, reproduction, everything, सब कुछ इसमें लिया जाता है ताकि वो जो कैटेगरी ली जाएगी ना हर एक की वो सिमिलर हो, डिफ़िकल्टी ना हो, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि ये इसमें नहीं आना चाहिए था और आ गया। तो सभी चीज़ों को देखने के बाद ही उसको डिवाइड किया जाता है। टैक्सोनॉमी इसीलिए कहता है कि इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा, उसको एक कैरेक्टर्स देखने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिवाइड किया जाएगा। हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक फॉर टू टैक्सोनॉमी। ये सब मैंने आपको बताया। अभी कैरेक्टर्स देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ये सब के सब आते हैं हमारे टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये बिल्कुल भी न्यू नहीं है, ये बहुत पुराना काम है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर। मतलब ह्यूमन बींग्स का एक माइंड ऐसा है कि वो सब कुछ ऐसे सोचता है कि कुछ नया देखने को मिल जाए, कुछ सर्च करता रहता है, रिसर्च करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसको हर टाइम कुछ नया मिलता है और उसको सर्च करने के बाद उसको उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। Particularly it refers to their use in early days. Human beings needed to find sources for their basic needs for food, clothing and shelters. The earliest classification were based on the uses of various organisms. पहले सबसे पहले अगर हमने जब इनकी क्लासिफिकेशन की थी तो सिर्फ उनके एक ही बेस पे की थी कि उनकी नीड क्या है। सबकी अपनी फूड की नीड है, किसी की क्लॉथ, तो उसके अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई कर दिया गया था। लेकिन अभी क्या बताया जाएगा? हाँ, आगे हम देखिए, मैं नेक्स्ट बताती हूँ सिस्टेमेटिक में क्या आता है? ह्यूमन बींग्स वर सेंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर। मतलब ह्यूमन बींग्स की एक खासियत है, वो सब कुछ नया जानना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, उसको डिवाइड करेगा, उसको कैरेक्टर्स में अलग अलग डाइवर्सिटी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी रिलेशनशिप देखता है कि किस में क्या चल रहा है। देखो द ब्रांच ऑफ स्टडी, यस आई विल अंडरलाइन दिस, द ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमेटिक। जो स्टडी की जाती है ना ऑर्गेनिजम्स की, उसको जो ब्रांच है वो
जहाँ पर ये स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक्स। और ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड सिस्टेमा, कहाँ से, सिस्टेमा, विच मीन्स सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब होता है कि हर ऑर्गेनिजम्स को, सभी ऑर्गेनिजम्स को सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट डाली जाए, हर ऑर्गेनिजम्स की सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट में रखा जाए। और ये किसने किया, लीनियस ने सबसे पहले। और यस वी मूव टू नेक्स्ट पेज इज, और लीनियस ने क्या यूज़ किया, सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उसने पब्लिकेशन में डाला सिस्टमा नेचर, किस लिए, जो प्लांट्स वगैरह जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट की गई, इसलिए उसने डाला सिस्टमा नेचर। द स्कोप ऑफ सिस्टमा वाज लेटर enlarged to include आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, सब चीज़ों को इंक्लूड करके सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट रखा गया। हर एक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी दी गई कि इसको क्या क्या देना है, ये सब बनता गया, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट हुआ। अब मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी इसका आगे वाला पार्ट। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई वैल्यू मिली है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।